फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एवरग्रीन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2 साल की आपको बैलेंस शीट दे रखी है और इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है और उसमें दो हैं, एक जनरल रिजर्व और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। 2 साल के बैलेंस दिए हुए हैं। करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, कुछ प्रोविजन भी आपको दिए हुए हैं जैसे प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है। उधर आपको असेट साइड में टेंजिबल असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और इंटेंजिबल असेट दे रखी है आपको गुडविल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक है आपके सामने फिक्टिशियस असेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। करंट असेट में आपको दिया हुआ स्टॉक, डेटर्स और कैश। तो ये तो होगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद में दो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान हमने क्या किया, हमारी जो लैंड और बिल्डिंग थी उसके ऊपर 5000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया और प्लांट के ऊपर 2800 रुपए का। करंट ईयर में हमने 6200 रुपए का इनकम टैक्स पे किया और 5600 का डिविडेंड पे किया, डिविडेंड। तो सबसे पहले डिविडेंड को लेकर के यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको हम यहाँ पर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है उससे हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें यहाँ पर 3 तरह की एक्टिविटी होती है हमारे सामने, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग। तो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट के लिए मैंने अलग अलग केसेस आपको बता रखे हैं कि करंट ईयर का प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको बैलेंस शीट में देखना होगा। क्या बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो बैलेंस हमको दे रखे हैं। तो देखो 3600 रुपए और 5400, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको बैलेंस दिया हुआ है। इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको करंट ईयर के नेट प्रॉफिट का पता लग जाएगा। ठीक है। तो इतना तो आप कर सकते हो कि कैलकुलेटर के अंदर आप उसका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है। तो 3600 से 5400 का आपका प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब करंट ईयर में आपने 1800 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया। ठीक है। देखिए डेट के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर डेट, सॉल्यूशन की डेट अलग है, क्वेश्चन की डेट अलग है। ठीक है। ये जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना रहे हो 31 मार्च 2018 के दिन, जैसी हमारी इंफॉर्मेशन है ना। 2 साल की बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2017, 31 ऑफ मार्च 2018। तो हम यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2018 का बना रहे हैं। ये 13 नहीं है, ये 18 है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की हमने, यहाँ पर नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L 1800, 1800 रुपए कहाँ से आए। करंट ईयर का प्रॉफिट यहाँ पर लेते हो, करंट ईयर का प्रॉफिट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो उसको हमने कहाँ से लिया, बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमको दिए हुए थे, उसका डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाला। चलिए अगले स्टेप होती है एडजस्टमेंट करना। तो नेट प्रॉफिट में हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं, तो एक बार वो लाइन फिर से रिपीट करता हूं। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या आइटम विच ऑलरेडी डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L और P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऐसे एक्सपेंडिचर जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं जिन्हें हमने हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट कर दिया है। अब कैसे मालूम चलेगा कि ऐसे कौन कौन सा आइटम है, तो एक एक स्टेप को आप देखिए। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन को चेक करिए। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है। यदि डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको उसको केवल ऐड करना है। तो देखिए 5000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा था लैंड और बिल्डिंग के ऊपर और 2800 का लगा था प्लांट और मशीन के ऊपर। ठीक है। यदि डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ पर रेडिली अवेलेबल नहीं होता है
तो फिर हम अकाउंट बनाते हैं असेट का और वहां से डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऐड किया, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ₹2800, दो आइटम हमने ऐड किए। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप इसको देखना चाहें तो नेट प्रॉफिट से हमने स्टार्टिंग की है और वो आया था हमारा ₹1800, उसमें ऐड हमने किया है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन दो तरह से आपको दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग के ऊपर 5000, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन के ऊपर 2800। ठीक है, चलिए उसके बाद नॉन कैश आइटम क्या होते हैं, कैसे मालूम चलेगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था, हर एक क्वेश्चन में आपको देखना है, यदि कोई इंटेंजिबल असेट आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, कोई फिक्टिशियस असेट आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे, और वो इंटेंजिबल असेट यदि डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि आपने करंट ईयर में उसको राइट ऑफ किया होगा और वो एक नॉन कैश नेचर का आइटम है। तो आप देखिए गुडविल, गुडविल 10,000 से 8,000 हो गई। इसका मतलब ये है कि गुडविल की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज। और डिक्रीज का मतलब क्या है कि आपने इसको करंट ईयर में राइट ऑफ किया होगा, अपलिखित किया होगा अपने लाभ हानि खाते से। तो ये 2,000 रुपए आपको इसमें ऐड करने हैं। तो देखिए गुडविल यहां पर 2,000 से ऐड हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, ₹2000। कंप्लीट प्रोसीजर फिक्स है, बस आपको समझना है, याद करना है। इसके बाद आप चेक करते हो क्या कोई फिक्टिशियस असेट है, तो फिक्टिशियस एसेट में आती है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तो देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, यदि ये कम हो रहे हैं इसका मतलब आपने राइट ऑफ किया होगा। तो 2,000 से 1,400 रुपए आपके हो गए, 600 रुपए आपने राइट ऑफ किए होंगे। तो आप देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कितना, 600, नॉन कैश नेचर का आइटम होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में से निकालनी होगी। चलिए अब अगला पॉइंट, इंटेंजिबल असेट को आपने देखा, फिक्टिशियस असेट को आपने देखा। अब अगला जो कैलकुलेशन है वो आप समझिए। इसमें बैलेंस शीट में अगर यदि आपको फॉर्मेट अच्छे से मालूम है तो उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ट्रांसफर टू रिजर्व। इसका मतलब ये होता है कि करंट ईयर में यदि हमने कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो एक नॉन कैश नेचर का ट्रांजैक्शन होता है। ये फॉर्मेट में अगर आपके सामने है तो आप फॉर्मेट में देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम ऐड करते हैं तो उसमें नॉन कैश आइटम होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। यदि हमने करंट ईयर में कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो हमें ऐड करना है। अब कैसे मालूम चलेगा, या तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ रहेगा या फिर आप बैलेंस शीट चेक करिए। बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ रहा है, 4,000 का रिजर्व था 31 मार्च 2017 के दिन, 6,000 का हो गया 31 ऑफ मार्च 2018 को। इसका मतलब करंट ईयर में क्या हुआ होगा, 2,000 का प्रॉफिट कंपनी ने रिजर्व में ट्रांसफर किया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या किया, ऐड किया, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर किया हमने, कहाँ किया, रिजर्व में। कैसे मालूम चला, बैलेंस शीट को हमने देखा और बैलेंस शीट के अंदर आपको यहाँ पर 2 साल के रिजर्व के बैलेंस दिए हुए हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो 2 पॉइंट और इसमें स्पेशल है जो आपको समझने, ये पॉइंट वो थे जो हमने पहले भी किसी और क्वेश्चन में देखे हैं। डेप्रिसिएशन को निकाला, गुडविल, ठीक है, रिजर्व।
अब इसमें आपको समझना है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड का क्या मैटर होता है। ठीक है, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर के यदि कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में, तो उसकी हेल्प से हमें सबसे पहले पता लगाना होता है कि करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया गया था। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L से कितना प्रोविजन बनाया गया है। तो कैसे मालूम चलेगा कितना प्रोविजन बनाया गया, तो उसको लेकर के केस देखिए आप। यदि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको टैक्स पेड का अमाउंट भी दिया हुआ है, तो केस क्या बना हमारे सामने यहाँ पर, क्योंकि नया केस है इसलिए यहाँ पर मैं इसको लिख के बता रहा हूँ आपको। किससे रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड। तो ध्यान से समझिए क्या होगा इसमें। तो केस ये हमारे सामने प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, और टैक्स पेड का अमाउंट भी दिया हुआ है। तो उस केस में क्या, ये केस हो गया आपका, तो उस केस में क्या करोगे आप अकाउंट बनाओगे। किसका अकाउंट बनाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे। और जैसे आपको मालूम है कि ये करंट लायबिलिटी के हेड में आ रहा है, इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस BD। तो 5600 बाय बैलेंस BD। क्लोजिंग बैलेंस आप लिखोगे डेबिट साइड में टू बैलेंस CD। कितना आएगा, 7400। तो पहले स्टेप में क्या किया आपने, अकाउंट बनाया। क्या किया आपने, अकाउंट बनाया और उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को आपने लिख दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अगले स्टेप में आपको चेक करना है कितना टैक्स आपने पे किया था, कितना टैक्स आपने पे किया था और वो कौन सी साइड में आएगा। तो टैक्स पेड आपको दे रखा है, टैक्स पेड आपको दे रखा है 6200 रुपये। देखिए क्वेश्चन में 6200 रुपये। देखिए वर्ष के दौरान 6200 रुपये इनकम टैक्स के चुकाए और 5600 हमने यहाँ पे किसके चुकाए, यहाँ पर लाभांश के। ठीक है, 5600 हमने यहाँ पे किसके पे किए, डिविडेंड के। तो अभी हमें यहाँ पर टैक्स का मैटर देखना है, टैक्स का। तो कैसे करोगे आप, ओपनिंग बैलेंस लिखा, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, और उसके बाद अब आपको टैक्स पेड लिखना है, टैक्स पेड। तो 6, और देखिए इस टैक्स को लेकर के जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने एक बार पढ़ दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 5600, क्लोजिंग बैलेंस 7400, टैक्स पेड 6200 रुपये। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं टैक्स पेड कहाँ आएगा। तो टू, आप इसको एक तरह से बैंक बोल सकते हो, टू बैंक। टैक्स पेड, हमने करंट ईयर में टैक्स कितना पे किया, 6200। ये टैक्स पेड, ध्यान रखना है डेबिट साइड में आएगा हमेशा। अब ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, अब इसमें आपको डिफरेंस निकालना है। क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, तो आप टोटल करिए 6200 प्लस 7400। टोटल आ रहा है हमारा इसमें यहाँ पर 13600 रुपया। ठीक है, और उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है इसका। तो डिफरेंस आएगा इसमें यहाँ पर किस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। तो 6200 प्लस 7400 टोटल आया आपका 13,600।
उसमें से आपने माइनस किया 5600, तो आपका अंतर आया इसमें कितना, 8000 रुपये। इसको आप बोलोगे बाय पी एंड एल। अब इसका मीनिंग समझो आप यहाँ पर। बाय पी एंड एल का मतलब ये है, आपने करंट ईयर में इतना प्रोविजन बनाया होगा, प्रोविजन आपने बनाया होगा। और ये कहां से बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रोविजन मेड, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना है, 8000। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे काम आती है, तो इसका आप रूल समझिए आप। करंट ईयर में यदि आपने कोई प्रोविजन बनाया है, कोई प्रोविजन बनाया है, तो वो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप करते हो, तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो एडजस्टमेंट आप करते हो, उसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 8000 रुपये आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, और इसी अकाउंट से एक और इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर काम की है, टैक्स पेड। टैक्स पेड आपको दे रखा है 6200, टैक्स पेड। ये टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब आप फाइनल यहाँ पे निकालोगे, तो देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स बाद ही बाद में आपको माइनस भी करना है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप कैलकुलेट करते हो, तो उसमें से टैक्स पेड माइनस होता है फाइनल स्टेज पर। तो टैक्स के क्या ट्रीटमेंट हुए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे, और टैक्स पेड के आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो उसको आप अकाउंट बनाओगे। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। जितना पेमेंट आपने किया वो डेबिट साइड में आएगा टू बैंक के नाम से। तो डिफरेंस आएगा आपका करंट ईयर में आपने कितना प्रोविजन बनाया। तो इस अकाउंट से दो इन्फॉर्मेशन हमारी काम की है। करंट ईयर का प्रोविजन, इसको मैं एक स्टार दे रहा हूँ, करंट ईयर का प्रोविजन ये ऐड होगा। और जितना टैक्स हमने पे किया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में आपको लेस करना है टैक्स पेड। तो रूल्स क्या हुआ इसमें, करंट ईयर में जो आपने प्रोविजन बनाया वो ऐड होता है, जो टैक्स पेड है वो लेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पर। तो 8000 रुपये का हमने प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे नोट किया। अब दूसरा मैटर होता है डिविडेंड को लेकर। तो डिविडेंड को आप देखो, प्रपोज डिविडेंड को लेकर भी आपके पास में यहाँ पर तीन इंफॉर्मेशन है। करंट ईयर में कितना डिविडेंड पेड किया, 5600। ठीक है, और प्रपोज डिविडेंड के आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। तो जो ट्रीटमेंट अभी आपने यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स का किया था, वो आप प्रपोज डिविडेंड का करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि डिविडेंड को लेकर के एक नोटिफिकेशन है। चूंकि अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको देख करके मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। बाद में जो अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। डिविडेंड को लेकर एक नोटिफिकेशन आया था, वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। अभी आप इसको समझें कि जिस तरह से आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का कैलकुलेशन किया, सेम कैलकुलेशन आपको प्रपोज डिविडेंड का भी करना है। ठीक है, क्या करोगे आप, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी 5600 ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, टू बैलेंस सीडी 7800। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे टैक्स पेड का अमाउंट कितना है। सॉरी, डिविडेंड पेड का, तो टू बैंक, इसमें डिविडेंड पेड कितना दे रखा आपको यहाँ पर, 5600। अब आप इसका टोटल लगाओगे, तो टोटल आपका आ रहा है 5600 प्लस 7800, 13400 रुपये। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर आया, डिफरेंस आपका आया क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, बाय P&L। मतलब करंट ईयर में आपने इतना डिविडेंड प्रपोज किया, इतना डिविडेंड प्रपोज किया।
कितना किया वो आपको बैलेंसिंग फिगर में निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो 13,400 माइनस 5,600 7,800, 7,800 का आपने डिविडेंड प्रपोज किया, ये निकल गया आपका बैलेंस शीट। अब मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ये जो आपका डिफरेंस आया ये नॉन कैश नेचर का आइटम होता है, तो ये हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये जो डिविडेंड पे किया, तो जैसा मैंने आपको बताया था डिविडेंड पेड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये डिविडेंड पेड आने वाला है। जैसे आपने टैक्स पेड को कहां पे लिया था? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में। लेकिन डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब कहां पर आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो 7,800 आप कहां पर ऐड कर रहे हो? देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि आपने करंट ईयर में इतना डिविडेंड प्रपोज किया, और डिविडेंड प्रपोज कहां से होगा? अपने P&L से। तो उसको तो आप यहां दिखाओगे प्रपोज डिविडेंड के नाम से 7,800 रुपये। ठीक है, और जो डिविडेंड पेड है वो आप देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको दिखाना है। डिविडेंड पेड ये दिखाया हुआ देखिए 5,600। तो कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर काम में आती है वो भी आपको समझना होगा। चलिए एक बार आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1,800 में आपने इन सब अमाउंट को जोड़ना है, इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। 1,800 प्लस 5,000 प्लस 2,800 प्लस 2,000 प्लस 600 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस 7,800 कितना है? 30,000। ठीक है, कितना आ रहा है इसमें? यहाँ पर 30,000। आपको लग रहा है सर कि यहाँ पे 29 है, ये वेरिएशन यहाँ पर होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमारा जो अमाउंट है कैलकुलेशन 8,000 की, यहाँ पर कैलकुलेशन 7,000 की। देखते हैं ये वेरिएशन क्यों हो रहा है। बाकी अभी आपको 30,000 क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या करते हैं इसमें? यहाँ पर अब हम करंट असेट और करंट लायबिलिटी में जो भी चेंजेस है उसका समायोजन करते हैं। तो करंट असेट आप देखिए, करंट लायबिलिटी देखिए, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। करंट लायबिलिटी 7,000 से 10,600 हो गई। अब इसको आप इनफ्लो बोलेंगे या फिर आउटफ्लो बोलेंगे, तो ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इनफ्लो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आउटफ्लो। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी में कौन कौन है? बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और करंट असेट में स्टॉक और डेटर्स। तो इन चारों में इंक्रीज और डिक्रीज को यहां पर हमने कंसिडर किया। देखिए उसमें क्या आ रहा है? डिक्रीज इन स्टॉक इनफ्लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इनफ्लो, इंक्रीज इन करंट असेट आउटफ्लो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आउटफ्लो। ठीक है, तो 1,400 फाइनल कितना आ रहा है इसका यहाँ पर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा इसमें यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपका है 30,000। ठीक है, इसमें आपने इंक्रीज और डिक्रीज को किया, तो 1,400 तो आपका था इनफ्लो, 3,600 आपका इनफ्लो है, 6,600 आउटफ्लो, 400 आउटफ्लो। एक बार आप भी यहाँ पर करके देख लें डिफरेंस। बीपी 7,000 से 10,600, तो 7,000 और 10,600 डिफरेंस कितना है? 3,600। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 400, तो 3,600 एंड 400 ये दोनों यहाँ पर हो गए। उसके बाद स्टॉक का अमाउंट आ रहा है 1,400 का, वो भी आपको देखना है। स्टॉक 17,000 से 15,600 कितना हुआ? 1,400, ये आ गया आपका 1,400। उसके बाद में डेटर्स, डेटर्स 15,000 के थे और 21,600 के हो गए 6,600। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पर इसमें एडजस्ट करते हैं और फाइनल कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं। तो 30,000 प्लस 1,400 प्लस 3,600 माइनस 6,600 माइनस 400, हमारा फाइनल अमाउंट आ रहा है
28,000। $30,000 में प्लस किया आपने 1400, प्लस किया 3600, फिर आपने माइनस किया 6600, फिर आपने माइनस किया 400, तो आता है 28,000। ठीक है, अब इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें लास्ट में फिर आपको माइनस करना है टैक्स पेड, और टैक्स पेड आपको दिया हुआ था 6200। कितना आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा इसमें यहाँ पर 21,800। एक अमाउंट का इसमें वेरिएशन है, कहीं ना कहीं पर इसमें यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, इसमें टैक्स पेड या किसी आइटम में कुछ वेरिएशन है, देख लेंगे उसको अभी। तो 21,800 का आपका आ रहा है इसमें यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब उसके बाद आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या देखते हो आप यहाँ पर? असेट को परचेज करना, असेट को सेल करना, असेट को परचेज, असेट को सेल करना। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा इसमें? कितनी असेट आपने परचेज की, कितनी असेट आपने सेल की, उसके लिए आपको बैलेंस शीट में असेट अकाउंट को देखना होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग का आपको अकाउंट बनाना है। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड बिल्डिंग। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड, डेबिट साइड में असेट है, तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना आएगा? टू बैलेंस बीडी आप देखिए असेट का ओपनिंग बैलेंस है 20,000, 20,000। उसके बाद में बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, ये भी आपको दिया हुआ है 20,000। अब यदि असेट का केवल एक अकाउंट बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी इस अकेले अकाउंट के अंदर ही आता है, और वो आता है किस साइड में? बाय P&L के नाम से आता है। क्रेडिट साइड में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग का जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था वो था 5,000 रुपये। अब आप इसका डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? टू बैंक। इसका मतलब आपने करंट ईयर में एक असेट को परचेस किया है, ये आपका बैलेंस फिगर निकला। क्या है ये? बैलेंस फिगर। ठीक है, टू बैंक। तो हमने कितने का लैंड परचेस किया? 5,000 का लैंड हमने परचेस किया, ये बैलेंस फिगर निकल जाएगा इसमें यहाँ पर 5,000। ठीक है, अब इसको कैसे काम में लेंगे आप? यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 5,000 का लैंड और बिल्डिंग परचेज हो रहा है, मतलब आउटफ्लो। सेम कैलकुलेशन आपको प्लांट को लेकर करनी है, तो उसका भी परचेज का आपका अमाउंट आएगा 13,000। तो ये तो हो गया फिक्स असेट का नेचर। अब आता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 2,000 का, और ये हो गया 8,000 का। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट को क्या किया होगा? परचेस किया होगा। क्या किया होगा आपने? उसको परचेस किया होगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना परचेस किया? देखिए 2,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, जो 8,000 हो गया। कितना इन्वेस्टमेंट परचेस किया आपने? 6,000 का। अब ये आपका जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा था ना 1,000 का, वो इसकी वजह से, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना लिखा हुआ है? 5,000, जो कि कितना होना चाहिए? 6,000। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। ये 20,800 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कितना आएगा? 21,800। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20,800 है वो कितना है? 21,800। इधर जो 5,000 आपको दिखाई दे रहा है, ये 5,000 नहीं है, ये है 6,000। इससे क्या होगा? जो वेरिएशन हमारा आ रहा था ना 1,000 रुपये का, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आया समझ में यहाँ पर ये? ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5,000, 13,000 आउटफ्लो। तो 5,000 का आउटफ्लो, 13,000 का आउटफ्लो, और 6,000 का आउटफ्लो, कितना हो गया? 24,000 का आउटफ्लो। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है।
ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 24,000 का आउटफ्लो, यहाँ कितना लिखा हुआ है 23,000, तो ये कितना आएगा 24। ठीक है, तो आप करेक्शन करिए। 21,800 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 21,800 का इनफ्लो, इधर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 24,000 का आउटफ्लो। तो प्रिंटिंग मिस्टेक आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से आपने दो एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है।